अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की वीडियो में कोहकाफ के एक शहजादे की दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी। आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुस्कान रोते हुए बोली। देखो मुस्कान, प्लीज तुम रो नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। शाम परेशानी से बोला। अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो मुझे इस तरह अजियत ना देते, मुझे मेरे घर से यूं उठाकर ना लाते। मुस्कान ने नफरत भरी नजर इस पर डाली और इसकी नजर से खाइफ होकर वो उठकर बाहर चला गया। मुसलसल 3 दिन से ऐसा ही कर रहा था। वो पहले इसे प्यार से बहलाता, समझाता, लेकिन जैसे ही इसके लहजे में अपने लिए नफरत देखता, किसी सवाल का जवाब दिए बगैर वो चला जाता। शायद इसे मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत चाहिए थी, ना कि नफरत। लो खाना खा लो। तुमने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। रात को शाम खाना लेकर आया तो वो दीवार के साथ टेक लगाए चुपचाप बैठी छत को घूर रही थी। इसकी ये हालत देखकर शाम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। लेकिन वो भी क्या करता, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था, छोड़ भी नहीं सकता था। तो कुछ और कहे बगैर खाना इसके सामने रख दिया। और मैं तुम्हें 3 दिन से कह रही हूं, मुझे खाना नहीं खाना जब तक तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़ कर आओगे। वो हट दर्मी से बोली। तुम समझती नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शाम बेबसी से बोला। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। वो इल्तिजाइया बोली। मुस्कान, अब ये ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं शाम के लहजे में सख्ती दर आई थी। वो उठकर चला गया। काश मैं तुमसे दोस्ती ना की होती, मैं सबका कहा मान लेती और इस दरख्त की तरफ ना जाती। काश। वो रोते हुए माजी की यादों में खो गई। आज तो केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत जबरदस्त था। कमाल पढ़ाया सर ने। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए राबिया की तरफ देखा और तस्दीक चाही। हाँ, ठीक कहा। और वैसे भी तुम्हें तो केमिस्ट्री पसंद है तो लेक्चर तो कमाल लगेगा ही। राबिया बोली। हाँ, सारी बात इंटरेस्ट की ही होती है। जिस चीज में बंदा इंटरेस्ट ले वो आसान हो जाती है। वो दोनों बातें करती हुई कैंटीन में पहुंच गई। आज बिल मैं पे करूंगी, रोजाना तुम ही पे कर देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। राबिया ने मुस्कान की पॉकेट पर हाथ रख दिया ताकि वो पैसे ना निकाल ले। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम कर देना। अच्छा एक बात बताओ। मुस्कान टेबल पर कोहनियां रखकर आगे को झुकते हुए बोली। हाँ पूछो। राबिया ने आके इस अंदाज को तजस्सुस से देखा। ये जो हमारे कॉलेज की बैक साइड पर दरख्त है, इसके बारे में जो बातें सुनने को आती हैं, क्या वो सच हैं? मुस्कान ने आहिस्ता से पूछा। मुझे क्या पता इस बारे में, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? राबिया को शक हुआ कि कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना करने जा रही हो। ऐसे ही पूछा है, क्योंकि आजकल के दौर में कौन भूत प्रेत पर यकीन रखता है। मुस्कान लापरवाही से बोली। ऐसा हो भी सकता है। मुस्कान, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, ना ही इस तरफ जाने के बारे में सोचना, समझी? राबिया ने सख्ती से कहा। नहीं, मैं क्यों जाऊंगी भला? मुस्कान बोली। लेकिन वो दिल ही दिल में इरादा कर चुकी थी कि ये राज मालूम करके ही रहेगी। मुस्कान 3 बहन भाई थे, एक भाई और 2 बहनें। बहनें दोनों बड़ी थी। मुस्कान से बड़ी जरगा जो शादीशुदा थी, फिर मुस्कान का नंबर था, और फिर सबसे छोटा भाई चश्मान। मुस्कान के अब्बू का अपना बिजनेस था और मामा सोशल वुमेन थी, तो दोनों ही मसरूफ थे। हत्ता के चारों की मुलाकात सिर्फ अतवार वाले दिन ही हो पाती थी। मुस्कान अक्सर अंदर ही अंदर कुड़ती जब वो अपनी कॉलेज की लड़कियों को देखती कि कभी इनको लेने इनकी मम्मा तो कभी पापा आते हैं। वो लड़कियां इनसे अपने लाड उठवाती, इसे इन पर रश्क आता, लेकिन ठंडी सांस भर कर रह जाती। कॉलेज में इसकी सिर्फ एक ही दोस्त थी, राबिया, जिससे वो हर बात शेयर करती, लेकिन एक काम वो इससे छुप कर करना चाहती थी। उनके कॉलेज की बैक साइड पर एक दरख्त था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत प्रेत का साया है। दिन के वक्त भी वहां कोई इस तरफ ना भटकता। मुस्कान को ऐसी बातों पर यकीन ना था। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी
लेकिन राबिया ने इसे रोक दिया था। तो अब इसने सोचा कि राबिया को बताए बगैर वो उधर जरूर जाएगी। यार ऐसा क्या है जो तुम मुझे इस तरह रोकती हो वहां जाने से? कुछ नहीं होता मुझे। मुस्कान राबिया की रोज रोज की नसीहतों से तंग आ गई, सो आज तनक कर बोली, देखो मुस्कान, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और तुम्हें इसीलिए मना करती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? राबिया जच होकर बोली, सिर्फ एक बार यार, एक दफा तो प्लीज जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है वो। वादा करती हूँ कि आइंदा फिर कभी नहीं कहूंगी जाने का। बस एक बार जाने दो प्लीज। इसने इल्तिजाइया लहजे में कहते हुए उम्मीद भरी नजरों से राबिया को देखा। राबिया ने बेबसी से इस नादान लड़की को देखा जो बच्चों की तरह जाने की जिद कर रही थी। वो इसकी दोस्त थी और इसे हर किस्म की मुसीबत से बचाना चाहती थी, लेकिन वो इसकी बात सुनने को तैयार ही ना थी। थक हार कर राबिया ने हथियार डाल दिए। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट रुकेंगे और फिर वापस। और थैंक यू सो मच राबी, तुम बहुत अच्छी हो। हम कल वहां जाएंगे, अब घर चलते हैं, पहले ही देर हो रही है। मुस्कान के चेहरे पर वाज़िया खुशी और इत्मीनान था। ओहो, डरो नहीं राबिया, आगे आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। मुस्कान ने खौफजदा सी राबिया का हाथ पकड़ लिया और आज इनका तीसरा पीरियड फ्री था, तो मुस्कान ने अपने इरादे का अमली जामा पहनाया और दोनों सबसे छुपती छुपाती कॉलेज की बैक साइड की तरफ आई। अब वो इस दरख्त के सामने थी। राबिया तो खौफ के मारे बुरा हाल था, लेकिन मुस्कान बड़ी दिलचस्पी से इस दरख्त को घूम घूम कर देख रही थी। मुस्कान, चलो वापस चलते हैं, मुझे खौफ आ रहा है, कहीं कोई मुसीबत ना गले पड़ जाए। राबिया को रह रह कर बड़े ख्याल आ रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे अभी कोई पीछे से आकर इसे दबोच लेगा। क्या है यार, थोड़ी देर तो रुको, देखने तो दो आखिर यहाँ है क्या। ख्वाह मुख्वाह लोग झूठी कहानियां कह देते हैं और तुम भी इन बातों पर यकीन कर लेती हो। मुस्कान मजे से बोली। दरख्त की एक टहनी नीचे की जानब झुकी हुई थी, लेकिन फिर मुस्कान की पहुंच से दूर थी। मुस्कान उछलकर इसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। राबिया के रोकने के बावजूद इसने अपनी कोशिश को तर्क ना किया। कई दफा की कोशिश के बावजूद वो टहनी इसके हाथ ना आ सकी, तो थक हार कर इसने गुस्से से टहनी को घूरा। अचानक ही टहनी में हरकत महसूस हुई। टहनी खुद ब खुद झुकी और मुस्कान के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। मुस्कान खौफजदा होकर उल्टे कदमों पीछे भागी। राबिया ने इसका हाथ पकड़ा और दोनों चीखती हुई अंधाधुंध बाहर भागी। वो कॉलेज की पिछली साइड वाले गेट के जरिए बाहर निकल गई। बाहर निकलकर दोनों सांसें बहाल करने के लिए रुकी। दोनों की आंखों में खौफ की परछाइयां थी। राबिया ने गुस्से से मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान ने सर झुका लिया। राबिया ने बोलने का इरादा तर्क किया। इसका हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दी। बहुत शौक था ना जासूसियां करने का, कहती थी लोग झूठ बोलते हैं, मैं झूठी बातों पर यकीन कर लेती हूँ। और फिर क्या हुआ, पता चल गया ना अब कि सब बकवास नहीं करते थे, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो। अगर कल कुछ हो जाता तो राबिया एक ही सांस में बोले जा रही थी। कल चौंके मुस्कान कुछ खौफजदा और परेशान थी, इसलिए राबिया ने इसे कुछ कहना मुनासिब ना समझा था। लेकिन अगले दिन जैसे ही मुस्कान कॉलेज आई, राबिया ने जी भर के भड़ास निकाली, जिसे मुस्कान ने बहुत सब्र से सुनने के बाद कहा, कोई बात नहीं राबिया, जिंदगी में छोटे बड़े वाकयात होते रहते हैं, हमें हर तरह के हालात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। इस कदर इत्मीनान से बात करती वो राबिया को जहर लगी। इसका पारा और भी हाई होने लगा, लेकिन फिलहाल इससे कोई बात करना फजूल था। सो वो गुस्सा पीती हुई एक नजर इसे देखती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। मुस्कान को पता था कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा हाजिर हो जाएगी। वो मुस्कान से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी। कुछ दिनों से मुस्कान के साथ अजीबो गरीब वाकयात हो रहे थे, जिन्हें पहले तो मुस्कान ने सरसरी लिया, फिर परेशान हो गई। इसे अपनी चीजें तरतीब से रखने की भी आदत ना थी। कोई चीज किधर फेंक देती थी तो कोई किधर, लेकिन अब इसे इसकी हर चीज तरतीब से अपनी जगह पर पड़ी हुई मिलती थी। घर में दिन के वक्त नौकरों के अलावा कोई ना होता, और वैसे भी मुस्कान के कमरे में किसी को भी आने की इजाजत ना थी।
پھر یہ سب کون کرتا تھا؟ اور ایک بات اور، اس کا کمرہ ہر وقت ایک انجانی سی مہک کے زیر اثر رہتا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی، لیکن کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ مما پاپا نے گھر میں ہی ایک پارٹی ارینج کی، جس میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا۔ رابعہ بھی آئی۔ دونوں نے مل کر خوب انجوائے کیا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے گفٹ جمع ہو گئے تھے۔ رات گئے پارٹی کا اختتام ہوا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ بھی اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے سارے گفٹ کھول کھول کر دیکھنا شروع کر دیے۔ سب ہی بہت اچھے تھے۔ دیکھنے کے بعد اس نے سارے گفٹ ایک سائڈ پر رکھے اور بیڈ کی طرف سونے کے لیے بڑھی۔ وہ بیٹھی تو اسے بیڈ کی کراؤن کے ساتھ لگے تکیے کے نیچے رکھا کچھ نظر آیا۔ وہ ایک گفٹ تھا، بہت خوبصورت، ان تمام گفٹ سے جو اس نے ابھی دیکھے تھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ گفٹ اسے دیا کس نے۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا تو بھی اسے یاد نہ آیا کہ کسی نے اسے ایسا یہ گفٹ پیک دیا ہو، اور اگر دیا تھا تو یہاں روم میں تکیے کے نیچے کیوں تھا؟ اسے تو ان گفٹس کے پاس پڑا ہونا چاہیے تھا۔ کس نے دیا ہے؟ آخر وہ گفٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی اور اس کی ایک سائڈ پر ایک تحریر لکھی تھی۔ وہ پڑھنے لگی، تجھے کیا خبر میرے حال کی، میرے درد میرے ملال کی، یہ میرے خیال کا سلسلہ کسی یاد سے جڑا ہوا، اسے دیکھنا اسے سوچنا میری زندگی کا ہے فیصلہ، یہ اسی کی پلکوں کے سائے ہیں میری روح میں جو اتر گئے، یہ جنون منزل عشق ہے جو چلے تو جان سے گزر گئے۔ او مائی گاڈ! جیسے ہی اس نے گفٹ کھولا حیرت سے گنگ ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک بنا ہوا بہت ہی خوبصورت تاج محل چمک رہا تھا۔ اس سے نکلنے والی چمک سیدھی مژگان کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ اتنا خوبصورت گفٹ اسے آج تک کسی نے نہیں دیا تھا۔ جسٹ فار یو، ایک ہلکی سی آواز کی باز گشت اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ اچھل پڑی۔ کون ہو؟ وہ سہم کر بولی۔ کون ہو تم؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن دوبارہ کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں خوفزدہ بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور بھاگ کر دروازہ لاک کر لیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے کمبل منہ تک تان لیا اور اس آواز کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ آج کل وہ خاصی پریشان رہنے لگی تھی۔ عجیب و غریب واقعات نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے آس پاس رہتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا کبھی نظر نہیں آیا، بس محسوس ہوتا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس بات سے اسے کچھ اطمینان تھا، اس لیے اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہ کی تھی۔ اگر کرتی بھی تو سب نے اسے پاگل ہی کہنا تھا، سو اس لیے وہ خاموش تھی۔ آج صبح اس کی طبیعت خراب تھی، سر میں درد تھا۔ وہ کالج آ تو گئی لیکن جلد ہی واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، حسب معمول انجانی سی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ یہ تو اب روز کا معمول تھا، سو اس نے اب نوٹس لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس نے جوتے اتارتے اور بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ بے سد لیٹی تھی جب اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آخر کون ہو تم؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہو کون تم؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ پلیز ایک دفعہ میرے سامنے آؤ اور بتاؤ کون ہو تم؟ مژگان نے خوف زدہ لہجے کو قابو پاتے ہوئے کہا۔ تم ڈر جاؤ گی۔ اچانک ایک آواز گونجی۔ مژگان نے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر مضبوط ہوتے ہوئے بولی، نہیں، میں نہیں ڈروں گی، تم سامنے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کے قریب ایک دھندلا سا عکس بننے لگا۔ وہ عکس واضح ہوتا گیا، پھر اس نے ایک نوجوان کا روپ دھار لیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا کسی پرستان کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ مژگان اسے بے پناہ حسن کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اس کی دلکش آواز کانوں میں گونجی تو مژگان جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والی کیفیت غائب ہو گئی۔ مژگان کو خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مژگان، مجھ سے ڈرو نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا تمہیں۔
बल्कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, वो दोस्ताना लहजे में बोला। इसकी बात सुनकर मुस्कान को कुछ हौसला हुआ। इसे लगा कि इसे इससे कोई खतरा नहीं। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुस्कान ने कब से दिल में मचलते हुए सवाल को जुबान दे दी। मैं कोकाफ के बादशाह का इकलौता बेटा हूँ और तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम जिनजाद हो और मैं इंसान, हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? वो हैरानी से बोली, क्यों, क्या जिन दोस्त नहीं बना सकते? इनका दिल नहीं होता? वो हल्के से हंसा, लेकिन तुम मुझे दोस्त क्यों बनाना चाहते हो? मैं तो तुम्हें पहली दफा देखा है और तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं। वो उलझे हुए अंदाज में बोली, जब तुम पहली दफा अपने कॉलेज की बैक साइड पर लगे दरख्त की तरफ आई तो तब मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे अच्छी लगी। फिर मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहने लगा। मैं चाहता था कि तुमसे बात करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम मुझे अपने सामने देखकर डर जाओगी और शायद मुझसे बात ना करो। लेकिन तुमने खुद ही इशरार किया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारे सामने आ गया। मेरा नाम शाम है। इसने अपना मुख्तसर सा तारफ करवाया। ओह, तो तुम इस दरख्त पर रहते हो? वो गहरा सांस लेकर बोली, जैसे मामला की तह तक पहुंची हो। नहीं, उस दिन पहली बार मैं अपने दोस्त से मिलने वहां आया था। बताओ, करोगी मुझसे दोस्ती? इसने हाथ आगे बढ़ाया। मुस्कान कुछ लम्हे तो तदब्बुब के आलम में रही और फिर कुछ सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया। शाम का चेहरा खुशी से खिल उठा। हम आज से दोस्त हैं। तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर करोगी और मैं तुमसे। ठीक है, वो खुश होते हुए बोला। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया और इनकी ये दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। वो हमा वक्त इसके साथ रहता, दोनों ढेरों बातें करते और खूब हंसते। वो मुस्कान के अलावा किसी को नजर नहीं आता था। वो शॉपिंग पर जाती तो भी वो साथ होता। उस दिन कुछ शॉपिंग की गरज से वो घर से निकली। रास्ते में शाम भी मिल गया। मार्केट में पहुंचकर इसने कुछ जरूरी सामान खरीदा और वापसी पर दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। एक जगह मुस्कान रुक गई। इसने देखा कि 3-4 लड़के चादर में लिपटी एक घबराई हुई लड़की को घेरे हुए हैं। वो बदमाश हंसते हुए इस पर बेहुदा फिक्रे कस रहे थे। मुस्कान को शदीद गुस्सा आया। वो इनकी तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर गुस्से से बोली, ओ मिस्टर, ये क्या हो रहा है? इन लड़कों ने मुड़कर धान पान सी लड़की को देखा जिसने बड़े चैलेंज से इनको बुलाया था। तुम कौन होती हो पूछने वाली? हम जो मर्जी करें। वो हंसने लगे। लड़की खौफजदा होकर मुस्कान की तरफ बढ़ी तो इनमें से एक ने इस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मुस्कान एक झटके से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पर रसीद कर दिया। लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और खूंखार नजरों से मुस्कान की तरफ देखा और जवाब में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ इसका फजा में ही मुहल्लक रहा। वो कोशिश के बावजूद भी हाथ को हरकत ना दे पा रहा था। हैरत और खौफ से इसके पसीने छूट रहे थे। फिर इन चारों पर थप्पड़ों की बारिश होने लगी। वो बौखलाए हुए इधर उधर देखने लगे, जबकि मुस्कान मजे से शाम को इन्हें मारता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर में वो गिरते पड़ते वहां से रफू चक्कर हो गए। शाम हाथ झाड़ता हुआ मुस्कान की तरफ आया। मुस्कान ने तशक्कुर अमेज नजरों से इसे देखा। थैंक यू सो मच मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इज्जत बचाई, लेकिन मुझे अभी तक हैरत है कि ये सब कैसे हुआ। वो लड़की हैरत से मुस्कान को देख रही थी। शायद वो इसे कोई पहुंची हुई हस्ती समझ रही थी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम इस बात को भूल जाओ और इत्मीनान से अपने घर जाओ। मुस्कान ने इसे तसल्ली दी तो वो चली गई। थैंक यू शाम, अगर तुम ना होते तो जाने क्या होता। मुस्कान शाम की तरफ मुड़ी। मुस्कान, प्लीज, कितनी बार कहा है, ये गैरों वाले अल्फाज मुझसे मत बोला करो। शाम ने नाराजगी से कहा। अच्छा ठीक है, अब नहीं कहूंगी, चले अब घर चले। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों घर की तरफ चल दिए। मुस्कान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुस्कान जब सोने की तैयारी करने लगी थी कि इसकी मम्मा कमरे में दाखिल हुई। जी मम्मा बोले। वो अगरचा अपने माँ बाप से नाखुश थी, इनकी लापरवाही पर गुस्सा थी, लेकिन फिर भी इनसे प्यार करती थी और इनकी कोई बात नहीं टालती थी। बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और माशाल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है।
तुम्हारे पापा और मैंने सोचा है कि तुम्हारी अब शादी कर दें। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा है, तालीम याफ्ता है, अपना बिजनेस है। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से मुस्कान की तरफ देखा। इसे मामा का अपने बारे में ये फिक्रमंदाना सा अंदाज बहुत अच्छा लगा और मामा ने पहली बार इससे कुछ मांगा था। इसे इनकार करना अच्छा नहीं लगा और वैसे भी इनकार की कोई वजह ना थी। सो वो बोली, मामा जैसे आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, मुझे भला क्यों एतराज होगा। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि मेरी बेटी कभी इनकार नहीं करेगी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बताती हूँ। वो खुशी से इसके माथे पर बोसा देती हुई बोली और कमरे से बाहर चली गई। मुस्कान इन्हें खुश देखकर खुश हो गई। शाम, एक बात बताओ। अगली शाम को शाम इससे बातें कर रहा था तो बातें करते हुए अचानक मुस्कान ने कहा, हाँ हाँ बताओ। वो हमतन गोश हुआ, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम मुझे याद करोगे ना? मुस्कान के शाम के चेहरे पर खोजती हुई नजरों से देखा। शाम ने चौंक कर इसे देखा। ये क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी मम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। वो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहती हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? तुम्हारी शादी? लेकिन क्यों? और कब, किससे? क्या मतलब क्यों? एक ना एक दिन तो होनी थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। मुस्कान ने गोया तसल्ली दी। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता और तुम हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। मुस्कान ने हैरत से शाम के मुस्तरब चेहरे की तरफ देखा। कैसी अजीब बात कर रहा था वो। शाम थोड़ी देर इसके चेहरे को देखता रहा, फिर परेशान सा चला गया। मुस्कान ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो चला गया। आज इसकी बारात थी। ब्यूटिशियन के हाथों ने इसके हसीन हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। किसी की नजर नहीं ठहर रही थी इसके चेहरे पर। थोड़ी देर बाद बारात के आने का शोर मचा तो सब लोग नीचे चले गए। मुस्कान कमरे में अकेली रह गई। वो शीशे के सामने बैठी खुद को देख रही थी। इससे अपना आप पहचाना नहीं जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए शीशे के सामने से उठी और बेड की तरफ आई। अचानक इसके दिमाग में गुबार सा भरने लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। अरे लड़कियों, जाओ मुस्कान को ले आओ, दूल्हा तो कब का आ चुका है। मुस्कान की मामा ने मुस्कान की कजनों को हदायत जारी की और खुद आगे बढ़ गई। लड़कियां हंसती हुई ऊपर चली गईं। इन्हें क्या पता कि ऊपर क्या क्यामत का मंजर है। थोड़ी देर बाद एक हवास बाख्ता लड़की भागते हुए नीचे आई और मुस्कान की मामा की तरफ बढ़ी और इनके कान में कुछ कहा तो वो परेशान हो गई, ऊपर की जानब भागी। थोड़ी देर बाद शोर मच गया। मुस्कान घर से गायब है। सब लोग कह रहे थे कि लड़की भाग गई अपने आशिक के साथ। मुस्कान की मामा का रो रो कर बुरा हाल था। इन्हें अपने स्टेटस की फिक्र थी। लोग क्या कहेंगे कि इनकी बेटी भाग गई है, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। काश मुस्कान तुम पैदा होते ही मर गई होती। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान सरगोशियां करते हुए निकल गए। बारात वापस चली गई। मुस्कान के पापा गुस्से से इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने पुलिस को इतला कर दी थी और साथ ही ये भी हुक्म दे दिया था कि अगर वो लोग मुस्कान और उसके साथ जिसको भी देखें वहीं गोली मार दें। इनकी बेटी ने इनकी इज्जत खाक में मिला दी है। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था इन्हें। अब वो इसकी शक्ल तक देखने को तैयार ना थे। आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आ रहा था। होश में आने के बाद इसने इधर उधर देखा तो खुद को एक नामानूस सी जगह पर पाया। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? वो खुद कलामी करते हुए बोली और इधर उधर देखने लगी। ये एक कमरा था, बहुत ही खूबसूरत, जैसे किसी शहजादे के महल का कोई खूबसूरत कमरा हो। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी लेकिन दरवाजा शायद बाहर से बंद था। इसने दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाना शुरू कर दिया। कोई है तो प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कौन हो तुम लोग? प्लीज दरवाजा खोलो। वो जोर जोर से चीख रही थी लेकिन इसकी पुकार सुनने वाला कोई भी ना था। थक हार कर वो नीचे बैठ गई और रोने लगी। ये तो इसे मालूम हो गया था कि वो अगवा हो चुकी है, लेकिन किसने किया है ये पता ना था। इसे रह रह कर घर का ख्याल आ रहा था।
पता नहीं क्या हाल होगा मामा पापा का। आज तो मेरी शादी थी, लोग क्या कहेंगे, दुल्हन भाग गई है। मामा पापा ने लोगों को क्या जवाब दिया होगा। इसके रोने में मजीद इजाफा हो गया। अचानक इसको अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ तो तेजी से पीछे मुड़ी। हैरत का एक झटका इसे लगा। शाम, तुम मुझे यहाँ लाए हो, मेरे घर से उठाकर। वो हैरत, वो बेयकीनी के आलम में इसे देख रही थी। मज़गान, मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो जज्बाती हो रहा था। तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुम ही मेरे दुश्मन निकले। वो शदीद गुस्से के आलम में अपनी सारी नफरत उगल रही थी। शाम चुपचाप सुनता रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। मुस्कान, मुस्कान उठो। शाम इस पर झुका हुआ इसे झंझोड़ रहा था। ओह, वो करा कर रह गई। नकाहत की वजह से उठा नहीं जा रहा था। 3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया था। शाम इसकी हालत देखकर तड़प गया। मुस्कान, प्लीज उठो, खाना खा लो। देखो, तुम्हारी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ तो खा लो। मुस्कान को खुद भी लग रहा था कि अगर इसने कुछ ना खाया तो वो वाकई मर जाएगी। तो चुपचाप आहिस्ता से उठी और शाम ने अपने हाथ से इसे खिलाना चाहा। इसने हाथ झटक दिया और खुद से खाने लगी, लेकिन जल्द ही हाथ रोक लिया। शाम इसे देखकर रह गया। क्या हाल कर दिया है मैंने इसका। क्या ये मेरी मोहब्बत है? मैं कितना खुद गर्ज हूं, लेकिन क्या करूं, इसके बगैर जी भी तो नहीं सकता ना। वो सोचते हुए वहां से चला गया। इसे कितने ही दिन गुजर गए यहाँ आए हुए, लेकिन इसने शाम से बात तक ना की थी। वो जब भी आता, मुस्कान नफरत से मुंह मोड़ लेती। वो होठ भींचता चला जाता। वो एक ही कमरे में बंद होकर रह गई थी। घुटन महसूस करके आज वो जी कड़ा करके बाहर निकल आई। शाम ने इसे कई दफा घर दिखाने की ऑफर की थी, लेकिन वो तो इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी, तो इसके साथ घर क्या देखती। घर से बाहर निकलने से शाम ने सख्ती से मना कर रखा था। इसका कहना था कि बाहर घना जंगल है और जंगल में जंगली जानवर। मुस्कान का इरादा बाहर जाने का था। वो शायद हालात के साथ समझौता कर चुकी थी, जानती थी कि अब शायद कभी माँ बाप से ना मिल सके। वो जैसे जैसे घर देखती जा रही थी, हैरान होती जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत महल था। गुमान होता था जैसे कोई ख्वाब हो। वो चलती हुई जा रही थी और बाहर आ गई। हैरत की बात, इसे घर में अपने अलावा कोई दिखाई ना दिया। बाहर आकर इसने मुड़कर देखा तो इसे हैरत का एक झटका लगा। ये तो वही महल था जो मुझे गिफ्ट मिला था। तो शाम ने ये घर इसके लिए बनवाया था। वो सोचती हुई आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। आगे क्या है वो देखना चाहती थी। जंगल में हल्की हल्की धुंध और तारीकी थी। मुकम्मल सन्नाटा था। मुस्कान को इस कदर खामोशी से खौफ आने लगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। पत्तों की सरसराहट महसूस हुई तो इसका दिल खौफ से उछलकर हलक में आ गया। इसने मुड़कर देखा तो अचानक ऊपर से किसी ने छलांग लगाई और मुस्कान पर हमला कर दिया। मुस्कान ने जोरदार चीख मारी और वापस घर की तरफ भागी। खूंखार भेड़िया इसके पीछे था। कहां तक भागती, कहां वो खूंखार भेड़िया और कहां वो नातवासी लड़की। भेड़िया बिल्कुल इसके सर पर पहुंच गया। वो जैसे ही मुस्कान पर झपटा, एक जोरदार कुव्वत ने इसे पीछे की तरफ पटक दिया। मुस्कान ने देखा तो वो शाम था, जिसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। इसने इसी अंदाज में भेड़िए को 2-3 दफा उठाकर पटका। भेड़िया नीचे गिरकर कराहने लगा। शाम ने अपने दाएं हाथ की उंगलियां इसकी तरफ की। उंगलियों में से तेज शुआएं नमूदार हुईं, जिन्होंने भेड़िए को अपनी लपेट में ले लिया। आग भेड़िए को बुरी तरह जला रही थी। शाम इधर से फारग होने के बाद मुस्कान की तरफ मुड़ा। तुम्हें कहा था ना कि जंगल की तरफ नहीं है ना, फिर भी तुम। वो कड़े तेवरों से इसे देख रहा था। मुस्कान पहले ही खौफजदा थी। वो और सहम गई। शाम को इसकी हालत पर हंसी भी आई और प्यार भी। चोट तो नहीं आई ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो फिक्रमंदाना लहजे में बोला, अच्छा होता मैं मर जाती, तुमसे तो जान छूटती। वो बेरहमी से बोली। शाम ने दुख से इसे देखा और चुपचाप इसे लिए घर की तरफ रवाना हो गया। तुम्हें शौक है ना जंगल देखने का? चलो मैं दिखाता हूँ, शाम खुशगवार मूड में बोला।
اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مسکان چپ چاپ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ حیرت و خوشگوار کے احساس میں گھرا اسے لے کر جنگل کی طرف آیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چل پڑے۔ شام چاہتا تھا کہ وہ اسے باتیں کرے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ چلتے چلتے دونوں کافی دور نکل آئے۔ جنگل کافی گھنا تھا۔ چلتے چلتے مسکان ایک دم سے رک گئی اور شام کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر بولی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جہاں تمہاری نفرت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میری محبت کی ابتدا ہوتی ہے، شام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج وہ مسلسل شام کو حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ تو پھر میری ایک بات مانو گے؟ وہ شام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم بولو تو صحیح مسکان، تم میری زندگی ہو، تمہاری ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ شام نے دارِ فغنی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ تو پھر تم مجھے واپس چھوڑ آؤ، میرے گھر، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ شام نے ایک دم سے سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر پھیلا کرب و اضطراب دیکھ کر مسکان نے نظریں جھکا لی۔ بولو، کر سکتے ہو ایسا؟ وہ ایک بار پھر بولی۔ شام نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ ایک دم بے چین ہو گیا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ بولو، کر سکتے ہو ایسا؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہی کہو گے نا؟ ٹھیک ہے، تم نہ کرو، یہ کام میں خود کر لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر مسکان نے ایک طرف اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ شام اس کی اس اچانک حرکت پر بوکھلا گیا۔ وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ مسکان بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شام اس کے پیچھے تھا۔ وہ پھر سے تیز بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک جھٹکا لگا۔ کسی نے مضبوطی سے اسے تھام لیا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ شام، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اس پکڑنے والے کو دیکھا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ انتہائی کرہ شکل کا ایک لمبا چوڑا دیو ہیکل شخص اسے جکڑے ہوئے تھا۔ شام، وہ زور سے چیخی اور شام جہاں کھڑا تھا وہیں رک گیا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مسکان بری طرح اس کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی۔ وہ مچل مچل کر اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور شام کو مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ ذکوان، تم؟ شام کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز بھری۔ ہاں شام، میں۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ایک لڑکی سے پیار کرتے ہو اور اس سے شادی کرنے والے ہو؟ تم نے ہمارے قبیلے کی روایت کو توڑا ہے، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ ذکوان نہایت ہی غصے سے بولا۔ ذکوان شام وغیرہ کے قبیلے کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ شام اپنے ماں باپ کی شادی کے 8 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ سو جب شام پیدا ہوا تو بہت خوشیاں منائی گئیں۔ ہر کسی کو شام سے بہت پیار تھا۔ آخر کو ان کے بادشاہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ فوج کا سپہ سالار شروع ہی سے شام کے خلاف دل میں قدورت رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر شام پیدا نہ ہوتا تو کوکاف کے بادشاہ کی ساری دولت کا وہ اکلوتا وارث ہوتا، لیکن شام کی وجہ سے اس دولت سے محروم ہو گیا۔ اس نے شام کو مارنے کے کئی طریقے آزمائے لیکن ناکام رہا۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ شام کسی انسانی لڑکی سے پیار کا سلسلہ چلا رہا ہے تو موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور آج اس کو موقع مل گیا تھا۔ سو شام کو مارنے کا ذکوان کے پاس یہ اچھا موقع تھا جو اسے دوبارہ نہیں ملنا تھا۔ ذکوان، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے مارو گے؟ شام حیرت سے بولا۔ ہاں، تمہیں میں ماروں گا۔ میں تو شروع سے ہی تمہارے خلاف رہا ہوں۔ تمہیں مارنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ تم کوکاف کی ساری دولت پر ناگ بن کر بیٹھے ہو۔ آج تم زندہ نہیں رہو گے، پھر اس ساری دولت کا، پورے کوکاف کا میں بادشاہ ہوں گا، میں بادشاہ ہوں گا۔ وہ کہکہے لگانے لگا۔ ذکوان نے مسکان کو ایک طرف دھکا دیا اور شام کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ شام ابھی تک شوق سے نہیں نکلا تھا، سو وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، اور ذکوان نے تیزی سے خنجر شام کے پیٹ میں اتار دیا۔ شام کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی مسکان کی بھی ایک زوردار چیخ ابھری۔ شام نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ مسکان چیختی ہوئی شام کی طرف بھاگی۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔
اور اسے آوازیں دینے لگی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ذکوان نے مڑ مژگان کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ شام شام پلیز مجھے بچا لو، مژگان روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ ذکوان اسے کھینچتا ہوا ایک کھائی کے قریب لے آیا۔ اچانک مژگان کا ہاتھ کسی نے مضبوطی سے پکڑا۔ ذکوان کا منہ دوسری طرف تھا۔ اس نے مژگان کو کھینچ کر کھائی میں پھینکنا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، شام! مژگان زور سے چیخی۔ شام نے زوردار جھٹکے سے مژگان کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے زخم سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ شام نے ذکوان کو گردن سے پکڑا اور اوپر اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا اور وہ تڑپنے لگا۔ شام نے ایک نظر اسے دیکھا، مژگان کو ساتھ لیے چل پڑا۔ شام ہٹ جاؤ! اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ شام پھرتی سے مژگان کو لے کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ تیزی سے آتا ہوا آگ کا ایک گولا سیدھا گزر گیا۔ شام جلدی سے سامنے آیا۔ ذکوان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن اچانک وہاں شام کا باپ نمودار ہوا۔ جیسے ہی ذکوان نے آگ کا گولا شام کی طرف پھینکا، شام کے باپ نے اسے خبردار کر دیا اور ذکوان کی طرف اپنا ہاتھ کر کے اسے زور سے جھٹکا دیا تو اس میں سے تیز شعاعیں نکلیں اور ذکوان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذکوان ان کا جسم جلنے لگا۔ شام بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا۔ بابا جان، آپ یہاں کیسے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، ہم کو کاف کے بادشاہ ہیں اور ہمیں پل پل کی خبر رہتی ہے، تم ہمیں بے خبر سمجھتے ہو؟ وہ خفگی سے بولے۔ نہیں نہیں بابا جان، ایسی بات نہیں، اچھا ہوا آپ آ گئے، اس شیطان کا خاتمہ ہو گیا۔ شام اطمینان سے بولا۔ ارے تمہارا زخم گہرا ہے، ایک منٹ رکو۔ شام کے بابا نے اپنا ہاتھ شام کی طرف کر دیا۔ شعاعیں زخم پر پڑیں اور زخم لمحہ بھر میں غائب ہو گیا۔ ہاں بھائی، بہو کو بھی لے چلو، وہ خوشی سے بولے۔ بابا پلیز آپ چلیں، میں آتا ہوں۔ شام ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو گئے۔ ہاں ہاں خیریت ہے، آپ گھر چلیں۔ وہ کچھ پریشانی سے وہاں سے چلے گئے۔ شام نے کچھ لمحے درخت کے پاس کھڑی مژگان کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شام اس کے قریب ہوا اور کہا، تمہیں واپس جانا ہے نا اپنے ماں باپ کے پاس؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر شام نے مژگان کا ہاتھ پکڑا۔ مژگان نے بولنا چاہا لیکن اسے موقع نہ مل سکا۔ چند لمحوں میں وہ اپنے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ جاؤ اپنے گھر، شام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ عجیب سی کشمکش کی حالت میں اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آگے بڑھی۔ اس کے ماما پاپا باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر مژگان پر پڑی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ مژگان روتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ، اس کے پاپا کی زوردار آواز لاؤنج میں گونجی۔ اب کیا لینے آئی ہو یہاں؟ پہلے ہی تمہاری وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب کیا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ ہماری عزت کو جو تم نے چار چاند لگائے تھے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہمیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے ساتھ جس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اس کے پاپا چیخے۔ پاپا نہیں، میری بات سنیں، میں بھاگ کر نہیں گئی تھی، ممی میری بات تو سنیں۔ بس میں نے کہہ دیا، کچھ نہیں سننا اب ہمیں۔ رحمو، دھکے دے کر نکال دو اسے یہاں سے۔ میں اس کی شکل تو کیا، اس کا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا اور مژگان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر باہر نکالنے لگا۔ وہ تڑپنے لگی۔ اس نے اپنا آپ ملازم سے چھڑایا اور پاپا کے قدموں میں گر گئی۔ پاپا پلیز میری بات سنیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے پاپا نے نفرت سے اسے دیکھا اور غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ مژگان نے ماما کی طرف دیکھا، وہ بھی رخ موڑ کر وہاں سے چلی گئی، جیسے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا رشتے اس طرح بھی بدلتے ہیں، خون اس طرح بھی سفید ہو سکتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آنے لگی۔ وہ باہر نکل کر رو دی۔ دیکھ لیا تم نے اپنوں کو؟ بہت یاد کرتی تھی نا ان کو؟ انہیں تم سے زیادہ اپنا اسٹیٹس عزیز ہے۔ مژگان نے شام کی طرف دیکھا اور اپنے آنسو پوچھے۔ میں بہت بری ہوں شام، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارے قابل نہیں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے، ہاں مجھے مر جانا چاہیے۔
वो जोश से कहते हुए एक तरफ जाने लगी। जब शाम ने मजबूती से इसका हाथ थामा। क्या पागलपन है, जब तुमको मुझसे नफरत थी तब बुरा किया था, ये बात तो समझ में आती है। अब जब तुम्हें लगा कि मैं अच्छा हूं तो अब मेरे साथ बुरा करने जा रही हो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो गुस्से में उलझते हुए बोला। अब मैंने क्या बुरा किया है? मुस्कान ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मरने जा रही हो, ये क्या मेरे साथ अच्छा कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ कितना प्यार करता हूँ, फिर इस तरह क्यों कर रही हो? शाम ने बेबसी से कहते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। आई एम सॉरी शाम, मैं तुम्हें हमेशा दुख ही देती आई हूँ, कभी खुशी नहीं दे सकी। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुस्कान अफसुर्दा लहजे में बोली। नहीं मुस्कान, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे दिल से पूछो और इस अच्छाई का सबूत तुम्हें अभी देना होगा। शाम पुरशौक नजरों से इसे देखने लगा। कैसा सबूत? वो हैरान हुई। मेरे साथ चलो, मेरे नगर, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, प्यार ही प्यार है। चलोगी ना मेरे साथ? इसने उम्मीद भरी नजरों से मुस्कान की तरफ देखा और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। मेरा तुम्हारे सिवा अब कोई नहीं शाम। मैं खुद को इस काबिल तो नहीं समझती कि तुम जैसे अजीम शख्स की हमराही में चलूं, लेकिन इसे अपनी खुशकिस्मती जरूर समझूंगी। मुस्कान ने कहते हुए शाम का हाथ थाम लिया। थैंक यू मुस्कान, तुम नहीं जानती हो कि मैं आज कितना खुश हूँ। आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, जिसके पीछे मैं बहुत ख्वार हुआ हूँ। शाम खुशी से झूम उठा था और दोनों इस नगर चल पड़े जहां खुशियां इनकी मुंतजर थीं। मुस्कान शाम की तरफ देखा और धीरे से गुनगुनाई। धनक के पुल पर चल के गगन के पार जाते हैं, चलो हम हार जाते हैं। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।